इस साल मैंने 70 बुक्स पढ़ी। 70 बिग नंबर, राइट। और आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी किताबों के बारे में डिस्कस करूंगा। बाय द वे ये सिर्फ 20, 21, 22 ही हैं, बाकी जितने भी हैं मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा इन दिस वीडियो, सो कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सदीस रफीक, मैं फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट एंड यस यू हर्ड इट राइट। इस साल मैंने 70 बुक्स पढ़ी, जो कि मेरे एवरेज टारगेट से थोड़ा कम ही रहता है, बिकॉज माई एवरेज टारगेट हैज़ बिन 80 बुक्स फॉर ईयर्स नाउ। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजूहात थे कि मेरा टारगेट इस साल कम रहा और मैं उसे अचीव नहीं कर पाया, हालांकि मैंने एक बड़ा टारगेट सेट किया था। आज की इस वीडियो जो है वी विल बी टॉकिंग अबाउट बुक्स। हम किताबों को डिस्कस करेंगे। वी आर हैविंग द प्रिविलेज ऑफ डिस्कसिंग बुक्स। मैं कैसे किताबें पढ़ता हूँ, कौन सी किताबें पढ़ता हूँ, अपनी रीडिंग लिस्ट में कैसे डेवलप करता हूँ, उसमें चेंजेस मैं कैसे लाता हूँ, कौन कौन सी किताबें मैं ऐड करता रहता हूँ और किस बुनियाद पर ऐड करता रहता हूँ थ्रू आउट द ईयर। व्हाट बेसिकली इज माई मोटिवेशन दैट always has me following the list that I make at the start of the year। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही ये वीडियो इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ मैं अपने प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, बल्कि मैं कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में भी बात करूंगा, कुछ मिथ्स के बारे में भी बात करूंगा जो कि बिगिनर्स के जहन में, उनके दिमाग में आ जाते हैं व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग बुक्स एट द इनिशियल स्टेज। इसके अलावा इस वीडियो को देखना आखिर तक इसीलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप किताबें पढ़ना शुरू करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी किताबें पढ़ें, तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको 60+, 65+ रिकमेंडेशंस देने वाला हूं। तो दिस इज गोना बी अ गोल्ड माइन फॉर बुक रीडर्स इफ यू वैल्यू इट इनफ। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड अब स्टार्ट करते हैं। आजकल के दौर में हम इंसानों ने सिविलाइजेशन में रहना काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। हमें लगता है कि हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इन सब जगहों पे एजुकेशन हासिल करने के बाद जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, उसके बाद वी गेट डिग्रीज एंड वी गेट अ जॉब, वी मैरी समवन। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को ये होगी कि हम अपनी जॉब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ उठाकर बच्चे जो हैं स्कूल में एडमिट कराएंगे, तो हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो जाता है। बट आई डोंट स्टैंड बाय दोज वैल्यूज़, आई डोंट स्टैंड बाय दैट मेंटालिटी। मुझे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में उसका सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए एक्सप्लोरेशन। वो एक्सप्लोर करे, वो देखे कि क्या हकीकत है, क्या नहीं है, ज़िंदगी क्या है, वो खुद क्या है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें फ़िलोसॉफिकल लेंसेज के साथ ही हों, बल्कि आम तौर पर ख़ुद को बार बार जानना, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना इज़ द मेन पर्पस ऑफ लाइफ। मैं ये समझता हूँ। हमें लगता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट द कन्वेंशनल फॉलो अप ऑफ द सेटअप सोसाइटी हैज सेट, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ और द ओनली वे टू लिव कि हम किसी कन्वेंशनल तरीके को, किसी कन्वेंशनल पैटर्न को फॉलो करते जाते हैं जो कि सोसाइटी ने हमारे लिए बना ली है। और अगर आज के इस दुनिया में आपको जानना है कि आप कौन है, ये दुनिया कैसी है और ये कैसे एग्जिस्ट करती है, तो बुक्स आर द बेस्ट सोर्सेज। आगे जाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं किसी तरह भी स्पीड रीडिंग या फिर क्वांटिटी को ग्लोरीफाई नहीं करता। अगर आप एक किताब भी साल में पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप 99% लोगों से आगे रहते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये वीडियो जो कि मेरी है, एंड आई हैव बिन रीडिंग फॉर ईयर्स नाउ, और विद टाइम मैंने अपनी स्पीड को भी इम्प्रूव किया है, अपनी एवेलुएशन स्किल्स को भी इम्प्रूव किया है। तो इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू सेट अ टारगेट ऑफ 70-80 बुक्स फॉर अ ईयर। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप किताबें पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि अगर आप नए हैं, आप बिगिनर हैं, आपने इससे पहले किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो 2 या 3 किताबें साल में पढ़ना इज़ मोर देन इनफ। ये बहुत ज़्यादा है। बस आपका अप्रोच ये रहना चाहिए कि इन 2 किताबों को मुझे ऐसे पढ़ना है कि मुझे इनका मैसेज जो है वो क्लियर हो जाए। दूसरी एक मिथ आ जाती है कि क्या हम किताबें पढ़ते हैं, ज़रूरी है कि वो किताबें ज़िंदगी भर हमें याद रहें? बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल हो नहीं सकता। जिस इंसान ने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में PhD भी की हुई है, आप उसे बिठा लें और इसे उसके सब्जेक्ट के हवाले से कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कम हो कि वो उस सवाल का जवाब दे पाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ अगर पढ़ते हैं तो 100% उस चीज़ को गेन करें। इसीलिए इट इज़ सेड कि अच्छी किताबों को बार बार पढ़ना चाहिए।
और शायद यही रीज़न है कि हर साल जब भी मैं अपनी रीडिंग लिस्ट तैयार करता हूँ उनमें 10-15 ऐसी किताबें होती हैं जिनको शायद मैं पहले पढ़ चुका हूँ, या फिर अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक सीरीज़, उसमें मैं उन किताबों को पढ़ रहा हूँ जिनको मैंने बहुत साल पहले पढ़ा हुआ तो था, लेकिन अब मैं दोबारा से जानना चाहता हूँ कि उनके अंदर पैगाम, उनके अंदर मैसेज क्या है। अब मेरा किताब पढ़ने का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले जब भी साल एंड हो रहा होता है, दिसंबर के 15 दिन अगर गुजर जाते हैं, 20 दिन गुजर जाता है, अभी जो टाइम चल रहा है, उस दौरान मैं बैठ जाता हूँ और मैं नेक्स्ट ईयर की रीडिंग लिस्ट डेवलप करना शुरू कर देता हूँ। अभी जो रीडिंग लिस्ट होती है ये डिफरेंट इसीलिए होती है क्योंकि अक्सर तौर पर यू ऑलवेज गो इन अकॉर्डिंग्स टू रिकमेंडेशंस, लेकिन मेरे इस वाले लिस्ट में मेरे पूरे पिछले साल की ऑब्जर्वेशन मौजूद होती है। अगर मैंने कहीं पर कोई किताब देखी, थोड़ी सी पढ़ ली और मुझे पसंद आ गई और मैंने कहीं पर लिख लिया कि ये किताब मुझे पढ़नी है, तो शायद वो उस लिस्ट में चली जाए। किसी इंसान ने कोई किताब रेकमेंड कर दी, वो इस लिस्ट में चली जाती है। जब आप अपनी पहली लिस्ट बनाएंगे तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। लेकिन विद टाइम जब आप पढ़ते रहेंगे, डिफरेंट जॉनरास, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट राइटर्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन पढ़ेंगे, तो आपको समझ आनी लग जाएगी कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या चाहते हैं खुद। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब आप एक मुसन्निफ को पढ़ते हैं, एक राइटर को पढ़ते हैं, तो 1000 और राइटर्स के दरवाजे आपके सामने खुल जाते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस जो मुझे बहुत पसंद है। आप अगर बिगिनर हैं तो सबसे पहले अपने लिस्ट को डेवलप करना शुरू करिए और उसके अंदर वो सारी किताबें डालिए जो कि आपको लगता है कि आपके लिए उस पॉइंट पर पढ़नी ज़रूरी है। मैं अपने हिसाब से उन किताबों को डेवलप करता हूँ, उस लिस्ट को डेवलप करता हूँ, और मैं किसी दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को डेवलप करें। दूसरा फेज़ ये है कि जितनी सारी किताबों के नाम मेरे पास है मैं उनको कैटेगराइज करता हूँ, मैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डालता हूँ। ये इस कैटेगरी की बुक है तो इसको मुझे स्लोली पढ़ना है, तो शायद ये महीना ले, तो इसको मैं ऐसे रखता हूँ। और ये जो किताबें हैं ये मैं 3 दिन 4 दिन में पढ़ सकता हूँ, तो ये वो किताबें रहीं। और ये जो किताबें हैं इनको मैं 1 दिन में भी पढ़ सकता हूँ, तो वीकेंड्स के दिन मैं यही किताबें पढ़ूंगा, बस वीकेंड्स पे मैं ये किताबें नहीं पढ़ सकता, ये किताबें नहीं पढ़ सकता। ऐसे सारी चीज़ें मेरी बहुत फिक्स्ड रहती हैं, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मुलेटेड होती हैं, जिससे फिर मुझे मसला नहीं होता। इसके बाद अब इन सारी चीज़ों को इस तरह से कैटेगराइज करके मैं स्टोर करना पसंद करता हूँ। अब इन किताबों को आपने फिक्स कर दिया, अपनी कैटेगरीज आपने फिक्स कर दी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड कर ली। इनके बाद अगर आप अपने इस डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो डिजिटल स्टोरिंग के लिए आई ऑलवेज प्रेफर नोशन। नोशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत खूबसूरत सी इंटरफेस होती है और बहुत सिंपल सेटिंग्स होती हैं, तो अपनी आप हर एक चीज़ वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। मैं दोनों ही डिजिटल भी और मैनुअली भी वैसे करता हूँ, तो मेरे पास 2 बैकअप्स हमेशा से ही रहता है। अगर एक ख़राब हो जाती है तो दूसरा मेरे पास रहता ही है, और स्पेसिफिकली वीकेंड्स के दिन मैं अपनी इन्हीं चीज़ों को मैनेज करता हूँ। अगर आप मेरी तरह लिखना पसंद करते हैं और एक दूसरा बैकअप भी रखना चाहते हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू माई G's, gangsters. Notion was a gangster and these are also gangsters in this game. So इनमें से this one is my book of soliloquies and my commonplace book. मैं इसमें सब कुछ लिखता हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में मुझे लिखना हो, कोई नोट्स टेकिंग हो या कोई आइडिया मुझे आ जाता है, कुछ भी मुझे कहीं जाना है, कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है या कुछ आइडिया मुझे आता है, सब चीज़ें मैं इसमें लिखता हूँ। दिस इज़ रियली हेल्पफुल। और ये दो, इनको आप मेरी डायरीज भी समझ सकते हैं और मेरी ट्रैकिंग जर्नल्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी कैलोरी इनटेक से लेकर मेरी हाइड्रेशन का लेवल और मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट से लेकर मेरे फ्यूचर गोल्स से लेकर मेरी हर एक चीज़ में जब भी मेरे जहन में छोटा सा भी कोई आइडिया आता है तो वो इन्हीं के अंदर दर्ज हो जाता है। ये मैंने सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया था, हालांकि ये सिर्फ इसी साल के हैं, बाकी हर साल के मेरे पास पड़े होते हैं। ये इसी साल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने ये वाला लिया था। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा आप झांक कर देखते हैं तो आपको समझ तो नहीं आएगा, लेकिन इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और मैं जानबूझकर ही ऐसा लिखता हूँ ताकि किसी को समझ ना आए कि मैं क्या लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ। अब इनको दिखाने का मकसद ये है कि जब भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी है और उनकी क्या कैटेगरीज हैं, कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, अप्रोच क्या रहता है मेरा, इस किताब को मुझे इतने दिन में पढ़ना है और पढ़ने के बाद मुझे इसका एक रिटन रिव्यू लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइटर को कैसे अप्रोच करना है,
सारी चीज़ें मैं डिसाइड करने के बाद इनके अंदर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वो कौन सा पेज है जहाँ पे मैंने अपने सारी किताबें जो इस साल मैंने पढ़ी हैं वो दर्ज की हुई हैं। सो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सारी वो किताबें हैं जो मैंने इस साल पढ़ी हैं। टोटल आई डोंट नो, कुछ यहाँ पे मैंने 63 64 समथिंग लिखे हुए हैं, लेकिन ये 70 तक आ जाते हैं क्योंकि 6 to 7 मैंने मांगास पढ़ी हुई हैं, तो वो भी मैं उनको भी इंक्लूड करना चाहूँगा। तो ये सारी वो किताबें हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम एक एक करके उन किताबों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊंगा ताकि आप जानो कि मैंने क्या पढ़ा और आप क्या पढ़ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नाम भी आ जाएगा और नंबर भी आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि आपके पास सेव्ड रहे। पहले मैं आपको वो सारी किताबें दिखाऊंगा जो कि मेरे पास हार्ड कॉपी में थी, और उसके बाद ज़्यादातर जो बुक्स हैं 50 समथिंग बुक्स है वो मैंने PDF से पढ़ी है। अब मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि एज ए रीडर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी किताब को अपने हाथ में पकड़ूं और उसे पढूं, अंदर नोट्स लूं और मैं डूडलिंग भी करूं और अंदर से मैं अपनी किताब को ख़राब भी करूं, क्योंकि दैट ब्रिंग्स आउट द एसेंस ऑफ अ गुड रीडर। तो वो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन अब मसला ये है कि मैं ऐसी किताबें अक्सर चूज़ करता हूँ पढ़ने के लिए जो कि आमतौर पर आपको बुक स्टोर्स में या फिर लाइब्रेरीज में नहीं मिलती। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाता हूँ जब भी मैं कहीं जाता हूँ, कोई मेला लगा हुआ है किताबों का या फिर कोई बुक स्टोर हो गई, तो हमेशा आपके सामने वो सारी किताबें रहती हैं जो बहुत मीडियोकर होती हैं। कुछ कोई द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, रिच डैड पुअर डैड टाइप चीज़ें होती हैं, तो मुझे वो सारी पसंद नहीं आती। मुझे ये लगता है कि जो सबके पास होता है, जिसको सब पढ़ते हैं, वो बहुत मीडियोकर है और अंडररेटेड इज़ ग्रेटनेस, ये मेरा मानना है। तो मैं हमेशा वो सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ जिनको काफ़ी कम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये सारी किताबें जो इस साल मैंने पढ़ी वो बहुत ऑब्वियस चॉइसेस हैं, बट स्टिल दे आर ग्रेट। पहले तो मैं आपको इन किताबों के बारे में बताऊंगा। एंड हाँ, अगर आप ऐसे किसी बुक स्टोर को जानते हैं या फिर ऑनलाइन किसी ऐसे सोर्स को जानते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, जहाँ पे कोई भी किताब आप मंगवा सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर पर्सनली मुझे मैसेज करके बताइए, मैं शदीद उसकी तलाश में हूँ। तो पहला जो है मंटो की सिलेक्टेड स्टोरीज़ है और ये ट्रांसलेशन है आतिश तासीर साहब की जो ट्रांसलेशन है। और मैंने मंटो को पढ़ा हुआ है, उनकी सारी ही किताबें पढ़ी हुई हैं, सारी अफसाने पढ़े हुए हैं। तो ये उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन से मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि इंग्लिश में मंटो कैसा फील होता है। ये एक गिफ्ट थी, आई फेल इन लव विद होप लैनकोली, और ये मुझे एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, रानिया ने गिफ्ट की थी। An introduction to the study of English literature by Hudson, and we have Hamlet here, William Shakespeare। और विलियम शेक्सपियर की सारी ही किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन ही इज़ अ राइटर जिनको मैं बार बार पढ़ना पसंद करता हूँ, जिनको मैं बार बार अब्जॉर्ब करना पसंद करता हूँ। ही सच अ ग्रेट राइटर। आप कोई भी पेज खोल लें तो आपको एक्सेलेंस ही नज़र आएगी और ब्रिलियंस ही नज़र आएगी। सो हैमलेट, बाय द वे, जो कॉपी है ये मुझे मेरे टीचर सर चंगेज़ साहब ने दी थी, थैंक यू वेरी मच सर। ये वही कॉपी है और अब तक मैं इसे चला रहा हूँ। द रूडेस्ट बुक एवर, श्वेताब इंडियन यूट्यूबर है और ये उनकी किताब है। ये बुक मुझे साल के स्टार्ट में, सेमेस्टर के स्टार्ट में ईमान ने दी थी, और थैंक यू ईमान। मैं सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ता, इस साल मैंने 2 सेल्फ हेल्प बुक्स 2 या 3 पढ़ी हुई हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। लाइक श्वेताब मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि श्वेताब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करते हैं, वो ज़्यादा घुमाते फिराते नहीं अपनी चीज़ों को, एंड हिज स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज़ रिफ्लेक्टेड इन हिज बुक ऑल्सो। और एज अ यंगस्टर अगर आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में गोल्स को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, तो दिस बुक इज़ फॉर यू। ये किताब भी मुझे रानिया ने दी थी, इफ़ यू वर विलन्स बाय ML रेओ। ये किताब बहुत ही प्यारी है और रानिया जो है वो गॉथिक फिक्शन की बहुत बड़ी फ़ैन है। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो यू नो रानिया। तो रानिया ने मुझे एक गिफ्ट की थी, आई लव्ड दीज बुक्स। रानिया ने मुझे 2 किताबें गिफ्ट की थी, 2 या 3 ऐसे कुछ, तो मुझे पसंद आई थी। D.H. लॉरेंस के सिलेक्टेड एसेस। मैं ड्रीम करता हूँ कि कभी मैं लॉरेंस जैसा लिख पाऊँ, और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, जब आप इनके एसेस को पढ़ेंगे, तो आप ये पहली आपके जहन में ये बात आएगी कि ये जो इंसान है D.H. लॉरेंस, एक तो इनको कुछ आता नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये अपनी टाइम के सबसे बड़े यैपर हैं, मतलब बकवास करना इनको आता है। ये आपका पहला आइडिया होगा व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग
हिम। लेकिन जब आप इसको ख़त्म करेंगे देन यू रियलाइज़ कि अपने दौर का जीनियस है ये बंदा, और इससे आर्टिकुलेट बंदा कोई है नहीं। अब मैंने जब बोला यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि व्हेन यू रीड व्हाट ही राइट्स तो ये काफ़ी जंप करता है इस चीज़ से उस चीज़ तक, उस चीज़ से उस आइडिया से यहाँ तक, तो ऐसे आते जाते रहता है। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इनमें आर्टिकुलेसी नाम की कोई चीज़ है नहीं, बट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकुलेट राइटर्स आई हैव एवर रेड इन माई लाइफ। और मैं ख्वाहिश है मेरी कि मैं कभी इनकी तरह लिख पाऊँ, इनकी तरह एसेस लिख पाऊँ, क्योंकि इनके एसेस बहुत खूबसूरत होते हैं, इनके सब्जेक्ट्स बहुत वाइड होता है, बड़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है इनका। और जैसे ही रेफरेंसेस देते हैं उनसे वाज़ेह हो जाता है कि इनको कई चीज़ों के बारे में पता था, विच इज़ ग्रेट। एलन बेनेट्स राइटिंग होम, आई बिकेम अ फ़ैन ऑफ एलन आफ्टर रीडिंग दिस। इससे पहले भी मैं था, लेकिन अब इसके बाद तो मैं और भी हो गया हूँ। और ये काफ़ी बेहतरीन है अगर आप लिखना चाहते हैं, एंड अगर आप एक इंसाइट चाहते हैं ऑफ हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ सिंपल अ राइटर्स लाइफ इज। एलन की किताब फनी भी है, और इसने मुझे ऐसे हेल्प किया कि इट काइंड ऑफ वाज अ थेरेपी फॉर मी, क्योंकि साल भर इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मैं इसको हमेशा अपने साथ कैरी करता था और हमेशा पढ़ता रहता था, पूरे साल ही चली मेरे साथ। तो मुझे एक होम फीलिंग आती थी इसको पढ़ने से, और इससे काफ़ी इंस्पायर्ड भी मैं हुआ। ये इसको पढ़ने के बाद ही आई स्टार्टेड राइटिंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ। तो थैंक यू एलन। एना ह्योंग्स ट्विस्टेड लव, मेरी इन सारी किताबों में अगर एक ऐसी किताब है जो मुझे लगता है कि एक गलती है और मेरी लाइब्रेरी में ये नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ दैट बुक। आई एम रियली सॉरी, आजकल के जेन ज़ी लड़कों लड़कियों को ये किताब बहुत पसंद आती है, उसके बाकी जो दूसरे वर्जन्स हैं, दूसरे पार्ट्स हैं, वो भी पसंद आते हैं, लेकिन एना ह्योंग इज़ नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है ये। मुझे ये किताब बिल्कुल नहीं पसंद। ये किताब मैं पेशावर में था, मैं क्वेटा आ रहा था, तो मुझे कोई बुक चाहिए थी, तो हाशिर इंसिस्टेड कि मैं ये किताब ख़रीदूँ। हाशिर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने किताब पढ़ी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, और मैंने इसके रिव्यूज़ देखे तो लोगों को बहुत पसंद है। आई एम रियली सॉरी अगर किसी कोई चीज़ ऑफेंसिव लगती है तो, बट आई डोंट लाइक दिस। टीचिंग्स ऑफ रूमी हार्वी, एंड्रू हार्वी। एक और सेल्फ हेल्प बुक आ गई, एटॉमिक हैबिट्स। ये मैंने 3 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन हर साल का जब शुरू करने का वक्त आता है तो मैं इसे पढ़ता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो फंडामेंटल आइडिया है, जो कंपाउंड इफेक्ट का आइडिया है कि छोटी छोटी चीज़ों से कैसे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। और ये वाहिद वो सेल्फ हेल्प बुक है जिसको मैं ओवररेटेड नहीं समझता, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल है। हालांकि आइडिया बहुत सिंपल है, काफ़ी मिसालों से उस सेम चीज़ को बार बार दिखाने की कोशिश की गई है, बट दिस इज़ वर्थ रीड। सैमुअल बी हंटिंगटन, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ये ऐसी किताब है जिसको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा टू दोज हु स्टडी IR, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस और ऐसे सब्जेक्ट्स, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है ओवर हंटिंगटन्स थ्योरी ऑफ द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, और इस छोटी सी थ्योरी को कैसे उन्होंने एलैबोरेट करके एवेलुएट किया है। सो दिस इज़ रियली नाइस, और ये इस साल की मेरी फेवरेट बुक्स में से एक थी। मोर ओवर वी हैव जॉर्डन बी पीटरसन। आप देख सकते हैं मैं इसमें कितने सारे नोट्स ले रहा था, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं ऐसे। और ये बहुत अमेजिंग किताब है। इसमें पीटरसन 12 ऐसे रूल्स बताते हैं जो कि किसी इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी कारआमद होते हैं। और पीटरसन आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ 21st सेंचुरी। हालांकि काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और मुझे इंटरनेट पे माय फेवरेट जॉनरा इज़ वॉचिंग जॉर्डन पीटरसन डिबेट विद अदर फिलोसफर्स एंड अदर थिंकर्स। दिस इज़ द मैन। हालांकि मैं जॉर्डन के तमाम आइडियाज़ पर एग्री नहीं करता, लेकिन उनके काफ़ी ऐसे आइडियाज़ हैं जिन पर सोचा जा सकता है। मॉडर्न एज में अगर कोई थिंकर है जो इन्फ्लुएंशियल भी है और जो रेलेवेंट भी है, तो जॉर्डन पीटरसन इज़ द वन। और यहाँ पे मैंने नोट टेकिंग मेरी इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि मैं बलूचिस्तान में था, तो वहाँ पे मैं तसल्ली से पढ़ रहा था, लेकिन जब मैं कराची आया तो फिर मैंने इसकी ऑडियो बुक सुननी शुरू कर दी, तो फिर नोट टेकिंग उतनी खास हुई नहीं, बट आई नो व्हाट आई हैव रेड, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। बर्ट्रैंड रसल के अनपॉपुलर एसेस, अनपॉपुलर इसीलिए क्योंकि ये उनके बाकी जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनसे कम पॉपुलर हैं, बट इस बुनियाद पर आप जज नहीं कर सकते कि ये बुरे एसेस हैं, क्योंकि
रसल इज़ अ ग्रेट माइंड और उनके दिमाग से जो निकलता है वो कभी भी इररेलेवेंट या फिर मीडियोकर नहीं हो सकता। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी पॉलिटिकल, सोशल, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेट रीड। और मैं इसको ऐसे करता था कि हर हफ्ते एक ऐसे टारगेट रखता था और हर हफ्ते एक ऐसे पढ़ता था, सो दिस वाज ग्रेट। अनदर रसल बुक, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, प्री सोक्रेटिक्स से लेकर एंशिएंट से लेकर अब मॉडर्न फिलॉसफी तक सारी चीज़ें रसल ने कवर की हैं। अगर आपको फिलॉसफी शुरू करनी है, ये किताब उठाइए, पढ़िए। हेराक्लिटस से लेकर नीचे तक सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है और बड़ी खूबसूरती से बताया हुआ है। ये वो किताब है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स विनब्रेन। ये अच्छी किताब थी, मुझे इसको पढ़ते दौरान ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब पढ़ रहा हूँ। हालांकि इट वाज नॉट दैट अमेजिंग, आई वुड नॉट से कि इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अब बहुत कमाल की किताब थी क्योंकि इट्स वेरी बैलेंस्ड यट इंफॉर्मेटिव यट सिंपल। तो अच्छी चीज़ है अगर आप बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को समझना चाहते हैं। दिस इज़ द बुक, रुडयार्ड किपलिंग और उनके पोएम्स। नाउ वी हैव दोज़खनामा कन्वर्सेशंस इन हेल बाय रविशंकर बल। तो एक बार ईमान ने मुझसे पूछा था कि मेरा फेवरेट राइटर कौन है उर्दू ज़बान में। आई सेड सादत हसन मंटो। फिर शी आस्क्ड मी, ईमान इज़ बाय द वे माय क्लास फेलो एंड माय फ्रेंड। तो फिर उसने पूछा कि पोइट्स में कौन है, उर्दू शोरा में मेरा फेवरेट शायर कौन है। मैंने कहा कि गालिब, के मुझे गालिब और मंटो बागी नज़र आता है और बागियों से मोहब्बत इज़ फिटेड इम्पेंडेड इन माई कोर। तो ये जो दोज़खनामा है ये मंटो की और गालिब की कॉन्वर्सेशन है। अपने अपने दौर के जो बागी हैं, मंटो अपने दौर का बागी और गालिब अपने दौर का बागी, उन दो डिफरेंट टाइम लाइन्स को कैसे एक राइटर ने एक साथ करके उन सारी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना जो कि इनकी लाइफ में थी, सोसाइटल प्रेशर, एक्सेप्टेंस, अपने आर्ट को प्रमोट करना, रिजेक्शन, ये सारे टॉपिक्स फिर उनके लिखे के रेफरेंस में। टोनी मॉरिसन सूला ये 1993 में नोबेल इनाम जीत चुकी है और रेसिज्म, बिट्रेयल, फ्रेंडशिप के ऊपर ये खूबसूरत सी किताब है। टोनी मॉरिसन इज़ अ मॉडर्न राइटर, लेकिन आप उनको एक क्लासिक जॉनरा के लेजेंड्स में काउंट कर सकते हैं क्योंकि whatever he writes becomes great. It's that simple. टोनी मॉरिसन जो भी लिखता है वो रेलेवेंट बन जाता है, वो क्लासिक बन जाता है। सॉन्ग ऑफ सलोमन आई रिमेंबर आई रेड एंड देन सूला, दो किताबें मैंने पढ़ी हैं, बाकी मैं पढ़ना चाहता हूँ। सो सूला इज़ अ ग्रेट रीड। गैब्रिएल गार्सिया मार्केस 100 Years of Solitude, जी हाँ, मैंने ये किताब पहले नहीं पढ़ी थी। दिस इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम ईमान और रानिया जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छी रीडर्स हैं। मेरे सारे ही दोस्त बहुत अच्छे रीडर्स हैं, लेकिन ये दो जो है मुझे गिफ्ट्स देते ही रहते हैं। सो ईमान गिव मी दिस, मैंने ये पढ़ी। मैं एक दिन हैमलेट का एक एडिशन ऑर्डर कर रहा था तो अचानक से मुझसे गलती हो गई और हैमलेट की जगह मुझसे लिख गया हेमनेट और फिर वहाँ से मुझे ये मिला। हालांकि मैं हैरान था कि ये क्या ही हो सकता है, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट एंड रेलेवेंट क्योंकि इसमें भी शेक्सपियरियन एडिशंस हैं बिकॉज हेमनेट इज़ शेक्सपियर्स सन एंड दिस इज़ अ फिक्शनल अकाउंट ऑन हिज लाइफ। बैक टू द फ्यूचर, मॉडर्न एक्समैन, बलूच नेशनलिज्म के ऊपर ये कहानी है। दिस इज़ अ बुक अ लिटिल लाइफ, आपने ऑनलाइन काफ़ी जगहों पर देखी होगी। तो ये उज़ैर ने मुझे गिफ्ट की थी, थैंक यू वेरी मच उज़ैर। ये मैंने पढ़ी और इस बुक को पढ़ना मेरे लिए चैलेंजिंग इसीलिए भी था क्योंकि अक्सर लोग जब इसको पढ़ते हैं तो उनको मैंने ये कहते हुए सुना है कि ये बहुत इमोशनल है। तो जब मैंने इसे पढ़ा मुझे इमोशनल लगी, लेकिन शायद अब रशियन लिटरेचर ने मुझे इतना सख्त जान बना दिया है कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लास्टली वी हैव माइकल कॉनेलीज़ द ड्रॉप। ये सारी वो किताबें थी जो हार्ड कॉपी में मेरे पास अवेलेबल थी, लेकिन अब हम उन किताबों के बारे में बात करेंगे जिनको मैंने PDFs के मीडियम से पढ़ा। द वेजिटेरियन पहली किताब आ जाती है इनमें। वेजिटेरियन हैन कैंग की किताब थी जिसको इस साल नोबेल इनाम भी मिला और इस किताब को जब मैं पहली बार पढ़ रहा था मेरे अंदर एक अनईजीनेस सी थी क्योंकि हैन कैंग्स प्रोज इज़ वेरी पोएटिक येट वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब आप पढ़ते जाएंगे आपको कुछ महसूस होगा बट यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट दैट फीलिंग इज़।
मुझे जब ये किताब पढ़ते दौरान ये सब कुछ महसूस हो रहा था, मुझे लगा कि शायद इट्स गोना एंड समवेयर, लेकिन बुक ख़त्म करने के बाद 2-3 दिन बाद एक हफ्ते तक मैं इसके कैरेक्टर्स, इसके इवेंट्स के बारे में सोच रहा था। इसकी स्टोरी बेसिक ये है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ सिर्फ इसी के ऊपर। इसकी स्टोरी ये है कि एक दिन ना साउथ कोरिया में एक औरत मीट खाना बंद कर देती है कुछ सपनों की वजह से, और ये उस सोसाइटी में ऐसा, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसा था कि अगर हमारे बलूची सोसाइटी में अगर पंजगूर में कोई इंसान अचानक से बलूची ड्रेसिंग छोड़कर जीन्स और टी शर्ट्स पहना शुरू कर दे अचानक से, ये वैसा हो जाएगा। तो कैसे वहाँ पे उसको क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ेगी, सोसाइटल सेपरेशन फेस करनी पड़ेगी, सेम तरह की चीज़ इसी किताब में है और डिज़र्व भी करती थी ये नोबेल इनाम जीतना। ओथेलो, मैकबेथ, शेक्सपियर की 2 किताब जो प्लेस हैं, ये हैमलेट के साथ इस साल मैंने वापस से पढ़ी है। शेक्सपियर इज़ ऑलवेज रेलिवेंट, पर आप शेक्सपियर को कभी ना नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, करना ही पड़ेगा। मैं शायद अगले साल दोबारा से पढूं, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि इतना ब्रिलियंट माइंड इमोशंस के साथ और अल्फाज के साथ कैसे खेलता है। शेक्सपियर इज़ अ मैजिशियन, कोई शक नहीं इस पर। कैन्यूट हैम्सन्स हंगर, ये वो किताब है जिसने जेम्स जॉयस, काफ्का जैसे राइटर्स को इंस्पायर किया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी एक लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी राइटिंग टेक्निक को फ़रोग़ दी, तो ये वो राइटर हैं। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड के साथ अब मैं फाइनली ये कह सकता हूँ कि दोस्तोव्स्की की कोई ऐसी किताब नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ी। पहले नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड मैंने नहीं पढ़ी थी, अब फाइनली मैंने पढ़ डाली है। द टाइम मशीन, H.G. वेल्स की, इसमें एक इंसान होता है, वो एक विक्टोरियन साइंटिस्ट होता है, वो एक मशीन बनाता है, वो टाइम में आगे जाता है। फॉल ऑफ सिविलाइजेशन के थीम के ऊपर एक किताब है। द मैन अपस्टेयर्स एंड अदर स्टोरीज बाय P.G. वुडहाउस। P.G. वुडहाउस का नाम मैंने सबसे पहले सैफ अली खान के मुंह से सुना था, और इसके बाद जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया, आई एम इन लव विद P.G. वुडहाउस राइट नाउ, क्योंकि उनकी स्टोरीज ब्रिटिश सोसाइटी के ऊपर सटायर्स होती हैं और विटी कैरेक्टर्स होते हैं, फ़नी स्टोरीज होती हैं ओवरऑल। अ सेपरेट रियलिटी, कार्लोस कैस्टनेडा, ये जो है शामनिज्म के ऊपर है। एक याकी शामन मिस्टिक फिगर डॉन वॉन, उनकी इंटरेक्शन जो राइटर के साथ है, फिक्शनल, आई थिंक फिक्शनल ही है आई गेस, उनके साथ जब उनकी इंटरेक्शन का अकाउंट है वो पूरे इस किताब में है। तो ये परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, इस चीज़ के ऊपर है किताब। स्टोनर बाय जॉन विलियम्स एक ऐसी किताब है जिसको मैं चाहता हूँ कि वो क्लासिक्स में शामिल कर दी जाए, और ये एक ऐसी किताब है मैं चाहता हूँ सब लोग इसे पढ़ें, क्योंकि इस साल सबसे हार्डकोर किताबों में से ये किताब थी। बहुत सिंपल है, एक इंसान की ज़िंदगी के ऊपर है जो कैसे एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता था, यूनिवर्सिटी में बाद में एडमिशन लेता है, लिटरेचर पढ़ता है, कैसे वो कंट्रीब्यूशन उसकी होती है लिटरेचर में, बाद में वो मर जाता है, उसकी सिंपल सी लाइफ होती है, फेल्ड मैरिज, एक लव स्टोरी होती है। लेकिन जिस तरह से ये लिखा गया है और जिस तरह से ये आपको आपके दिमाग में बैठ जाती है, वो खूबसूरत है। ये डिप्रेसिंग भी है और उसी वक्त काफ़ी सेटिस्फाइंग भी है। हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनराड, ये भी एक क्लासिक है। रेड हार्वेस्ट बाय डैशिल हैमंड, द ड्रॉप की तरह ये एक डिटेक्टिव फिक्शन है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद आई, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अ हैप्पी डेथ, अल्बर्ट कैमू, कैमू की जो फिलॉसफी है, अब्सर्डिज्म की फिलॉसफी है, ये इसके ऊपर एक और किताब है। आपने अगर द स्ट्रेंजर पढ़ी होगी तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है, सेम कैरेक्टर से कैमू कंटिन्यू करते हैं इसी किताब में। इन वाटरमेलन शुगर, रिचर्ड ब्रॉटिगन की किताब है, वो मैंने पढ़ी है। स्मॉल थिंग्स लाइक दीज, क्लैर्क कीगन, ये इस साल जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उनमें सबसे बेहतरीन किताबों में आती है। काफ़ी छोटी किताब है, 80-100 समथिंग पेजेस की ये किताब है, लेकिन इसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो सेंसिटिव है और जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया गया है वो तारीफ़ के लायक है। ओपेनहाइमर के बाद किलियन मर्फी इसी किताब के स्मॉल थिंग्स लाइक दीज के अडेप्टेशन में हमें दिखने वाले हैं, और जैसे किताब थी, मैंने ट्रेलर देखा था उस फिल्म का, वैसी ही फील आ रही है। जॉन पॉल सार्टर की नो एग्जिट इस साल मैंने पढ़ी, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स को कमरे में बंद कर दिया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है कि वो कमरा एक्चुअली हेल है और वहाँ पे कैसे लोगों की बातें, लोगों की बिहेवियर से दूसरे लोग इफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली जॉन पॉल सार्टर ये दिखाना चाहते थे कि हेल इज़ अदर पीपल, ये उनकी जो बात है वो इसको प्रूव करना चाहते थे, विच ही डिड विद दिस बुक।
डेथ ऑफ इवान इलियच बाय लियो टॉल्स्टॉय, एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की किताब मैंने पढ़ी, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ये सब इनकी बातें तो मैंने कर दी। अ क्लॉकवर्क ऑरेंज एंथनी बॉर्जेस की किताब थी। इसमें जिस तरह से उन्होंने लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, मतलब इंग्लिश और रशियन को मिक्स करके अपनी एक नई लैंग्वेज बनाई है, वो मुझे फैसिनेटिंग लगी। शायद मैं कभी मुस्तकबिल में उसको खुद इस्तेमाल करूँ। और एलेक्स की जो कहानी थी और सोसाइटल रिहेबिलिटेशन और प्रेशर, ये जो थीम्स थे, बड़ी ज़बरदस्त किताब थी ये। द सबटेरेनियन जैक केरोवैक, उर्दू में राजा गिद्ध मैंने बड़ी बानो कुदसिया की, राजा गिद्ध मुझे बड़ी पसंद आई। द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ, द वाइट टाइगर अरविंद अधिका की किताब, बलराम हलवाई कैसे वो सोसाइटी में अपने क्लास को रिजेक्ट करते हुए करप्शन से ऊपर आता है, उसकी स्टोरी। मुझे वाइट टाइगर फिल्म पहले मैंने देखी थी, उसके बाद मैंने किताब पढ़ी है इस साल, तो मुझे किताब भी बड़ी अच्छी लगी। इसने बुकर प्राइज़ भी आई गेस जीती थी। लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल की किताब, इसके ऊपर भी एक फ़िल्म खूबसूरत बन चुकी है, वो भी मैंने देखी हुई है, लेकिन मैंने पहले बुक पढ़ी थी, उसके बाद मैंने फ़िल्म देखी थी। और लाइफ ऑफ पाई मैं बहुत साल पहले पढ़ चुका था, अब इस साल मैंने दोबारा से वापस पढ़ी थी। डब्लिनर्स जेम्स जॉयस की शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन है। अगर आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं, और ये जेम्स जॉयस के सबसे इजी प्रोजेक्ट्स में से एक है। मतलब इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यूलिसेस और फिनिगन्स वेग उनके मुकाबले में ये बड़ी आसान है। आगे जो किताब है वो है स्लॉटर हाउस 5 कर्ट वॉनेगट की, काफ्का ऑन द शोर मुराकामी की, मुराकामी का जिक्र मैंने एक बार वीडियो में किया था। कैंडिड वॉल्टेयर की मैंने पढ़ी है इस साल। वेटिंग फॉर गोडोट सैमुअल बेकेट, ये किताब और राइटर सैमुअल बेकेट इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि सैमुअल बेकेट एक तो जेम्स जॉयस के लीग के खिलाड़ी थे, उनके ही लीग के एक राइटर थे और उनसे इंस्पायर्ड भी बहुत थे। इसके अलावा ये जो किताब है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर बहुत अच्छा टेक है। तो आगे है द सेलर हू फेल फ्रॉम ग्रेस विद द सी युकियो मिशिमा। इस साल मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उन सब किताबों में मेरे अगर कोई पसंदीदा राइटर है तो वो मिशिमा ही है। इतना इस साल मेरी लाइफ को मिशिमा ने जितना इन्फ्लुएंस किया है उतना किसी राइटर ने नहीं किया है। एंड मैं हैरान था कि प्यूडीपाई जैसा एक क्रिएटर क्यों मिशिमा को देखने के बाद इतना चेंज हो गया था। जब मैंने फाइनली मिशिमा को पढ़ा तो उन्हें पढ़ने के बाद फाइनली आई नो कि क्यों ये इतने इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है, इतने इंस्पिरेशनल राइटर हैं। द बेलजाद सिल्विया प्लाथ, सन एंड स्टील युकियो मिशिमा, मिशिमा की दूसरी किताब थी और इसकी जो फ़िलासफ़ी है इसको मैं आजकल अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहा हूँ। सन एंड स्टील की फ़िलासफ़ी जो युकियो मिशिमा की फ़िलासफ़ी है जो कि ग्रीक आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थी। नो लॉन्गर ह्यूमन बाय ओसामू दज़ाई, ये एक डिप्रेसिंग किताब तो थी लेकिन वर्थ इट थी। ओसामू दज़ाई अब मेरे फेवरेट राइटर्स की लिस्ट में आ चुके हैं सिर्फ इस एक किताब को पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने ओसामू दज़ाई की एक ही किताब पढ़ी है। अब इसके साथ कुछ स्क्रीन प्लेज भी हैं, क्योंकि सिर्फ किताबें मैंने नहीं पढ़ी, मैं अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए स्क्रीन प्लेज भी पढ़ता रहता हूँ। एक जो स्क्रीन प्ले मैंने इस साल पढ़ी वो है मैनचेस्टर बाय द सी बाय केनेथ लोनेगन। ये इसको ऑस्कर मिला था बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। इसकी फिल्म अगर आपने देखी है तो आप काफ़ी लकी हैं, और अगर नहीं देखी है तो मत देखिए क्योंकि बहुत डिप्रेसिंग है। गुड विल हंटिंग मैट डेमन और बेन एफ्लेक की ये जो स्क्रीन प्ले है ये इंस्पायरिंग है, क्योंकि जब वो स्टूडेंट्स थे तब उस दौरान उन्होंने ये स्क्रीन प्ले एक साथ लिखी थी। फिर ये स्क्रीन प्ले ऑस्कर भी जीती इसने और ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई। तो ये स्क्रीन प्ले पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं। क्लॉकवर्क ऑरेंज का नाम मैंने लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लॉकवर्क ऑरेंज की स्क्रीन प्ले भी पढ़ी है जो कि स्टैनली क्यूब्रिक ने लिखी थी। मतलब एंथनी बॉर्जेस ने किताब लिखी थी, उसके बाद स्टैनली क्यूब्रिक ने स्क्रीन प्ले लिखने के बाद इसको एक फिल्म में कन्वर्ट किया। उर्दू में अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने और क्या पढ़ा है तो मैंने मुंशी प्रेमचंद की स्टोरीज़ पढ़ी है ज़्यादा। एग्जैक्टली कोई किताब नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ लाइक 40 समथिंग मैंने मुंशी प्रेमचंद की स्टोरीज़ पढ़ी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद भी इस साल मैंने उन्हें काफ़ी एक्सप्लोर किया है। अभी जो मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ वो पीरे कामिल है, क्योंकि सहर फ्रेंड ऑफ माइन उसने मुझे कहा था कि अगर तुम नहीं पढ़ते तो तुम तीसरे सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, तो सहर के लिए आई एम रीडिंग पीरे कामिल। आखिर में जो एक स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ी थी वो थी पल्प फिक्शन की, क्विंटन टैरेंटिनो की। क्विंटन टैरेंटिनो ने अपने इसी स्क्रिप्ट की वजह से, इसी स्क्रीन प्ले की वजह से पूरे हॉलीवुड को चेंज कर दिया था, रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। तो मैं देखना चाहता था कि व्हाट क्विंटन हैज़ फॉर मी। मैंने पढ़ा एंड आई गॉट टू नो व्हाई क्विंटन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स आउट देयर राइट नाउ इन हॉलीवुड।
इसके अलावा ये तो 62 समथिंग किताबें हो गई इनके साथ और इस लिस्ट के साथ भी, लेकिन अब 8-7 कुछ ऐसे बुक्स रहता है। लेकिन वो किताबें नहीं थी, वो मांगास थी। उनमें से 4 जो मांगास मैंने पढ़ी हैं वो नाओकी उरुसावा के मांगास थे, एंड इनके अलावा भी कुछ मांगास मैंने पढ़े। आई डोंट रिमेंबर कौन कौन से थे। डीसी और मार्वल के कुछ कॉमिक्स इंक्लूड करने के बाद, मांगास इंक्लूड करने के बाद, स्क्रीन प्लेज इंक्लूड करने के बाद, नॉवेल्स, प्लेज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सबको एक साथ करने के बाद आई कैन प्राउडली से कि मैंने 70 बुक्स पढ़े हैं इस साल। मेरा टारगेट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन 70 इज़ द नंबर वी अचीव्ड। आई एम रियली प्राउड। मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ इसको, एंड आई वांट टू सेलिब्रेट इट विद यू ऑल। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल पर आते रहिए। पीस आउट।